पिछले कुछ दिनों से कैलाश जी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। वो सो रहे थे। सुमन ने उन्हें जगाना उचित नहीं समझा। उसने अपने लिए चाय बनाई तथा बाहर बरामदे में अखबार पढ़ते हुए चाय पीने लगी। एक खबर पर उसकी नज़र ठहर गई। घर में काम करने वाले नौकर ने बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या की। पुलिस ने उसे पकड़ लिया है तथा हत्या के कारणों की जांच कर रही है। सरकार चाहे बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा के कितने भी दावे क्यों न कर ले, जब तक हमारा सिस्टम न बदले, लोगों की मानसिकता न बदले, कुछ भी नहीं बदलने वाला। ओह, न जाने कितना गिरेगा इंसान। कहते हुए उसके दिमाग में 4 वर्ष पुरानी घटना उथल पुथल मचाने लगी। आंटी, आप मूवी चलेंगी? अंदर आते हुए शमिता ने पूछा। मूवी? हाँ आंटी, देवदास नाम की मूवी लगी हुई है। ना बेटा, तुम दोनों ही देखाओ, मैं बूढ़ी तुम दोनों के साथ कहाँ जाऊँगी। कहते हुए अचानक सुमन की आंखों में वो दिन उतर आया जब कैलाश जी के मना करने के बाद भी बहू निशा और बेटे अंगद को मूवी जाते देख वो भी मूवी जाने की जिद कर बैठी थी। उसकी बात सुनकर बहू तो कुछ नहीं बोली थी, पर अंगद ने कहा था, माँ तुम कहाँ जाओगी हमारे साथ? मेरे एक दोस्त की फैमिली भी जा रही है, वहाँ से हम सब खाना खाकर ही लौटेंगे। अंगद के मना करने पर वो तिलमिला उठी थी, पर कैलाश जी के डर से कुछ कह नहीं पाई थी, क्योंकि उन्हें व्यर्थ ही तकरार बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनके जाने के पश्चात मन का क्रोध कैलाश जी पर उगला तो उन्होंने शांत स्वर में कहा, सुमन, गलती तुम्हारी है। अब वो बड़े हो गए हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी है, फिर तुम क्यों बच्चों की तरह उनकी ज़िंदगी में हमेशा हस्तक्षेप करती रहती हो? अब जैसा तुम चाहोगी वैसा ही तो हमेशा नहीं होगा। तुम्हें मूवी देखना ही है तो हम दोनों किसी और दिन जाकर देख आएंगे। कैलाश जी की बात सुनकर वो चुप हो गई थी। वैसे भी उनसे कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं था, पर बार बार किसी दोस्त के लिए खुद को नकारे जाने का दुख चुभ रहा था। ठंडे मन से सोचा, तब लगा कि कैलाश जी सच ही कह रहे हैं। कल तक उसकी उंगली पकड़कर चलने वाले बच्चे अब सचमुच बड़े हो गए हैं, पर अब खुद उनमें बच्चों जैसी जिद पता नहीं क्यों आती जा रही है। उसकी सास अक्सर कहा करती थी, बच्चे बूढ़े एक समान, लेकिन तब वो इस बात का मजाक बनाया करती थी। पर अब वो स्वयं भी जाने अनजाने उन्हीं की तरह व्यवहार करने लगी है। आखिर क्या आवश्यकता थी उनके साथ मूवी देखने जाने के लिए कहने की, जब वो स्वयं ही उससे चलने के लिए नहीं कह रहे थे। वहीं अंगद था, जिसे बचपन में अगर कुछ खरीदना होता या मूवी जानी होती तो पापा से कहने के बजाय उससे सिफारिश करवाता था। सच, समय के साथ सब कितना बदलता जाता है। अब तो उसे माँ के साथ भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अब वो उसकी नज़रों में दकियानूसी और पुरातन थी, या उसके शब्दों में ओल्ड फैशन हो गई हैं, जिसे आज के ज़माने के तौर तरीके नहीं आते। जबकि वो अपने समय में पार्टियों की जान हुआ करती थी। लोग उसकी जिंदा दिली के कायल थे। समय के साथ उसमें परिवर्तन अवश्य आ गया था, पर फिर भी उसने सदा समय के साथ चलने की कोशिश की थी। पर अब तो उनका व्यवहार देखकर उनके साथ कहीं जाने का मन ही नहीं करता है। किसी ने सच ही कहा है, बचपन में 1 से 5 वर्ष के बच्चे के लिए माँ से प्यारा कोई नहीं होता। बाल्यावस्था में 5 से 12 वर्ष तक माँ उनका आदर्श होती है। किशोरावस्था तक पहुँचते पहुँचते बात बात पर टोकने वाली तानाशाह, यौवनावस्था में उसके बच्चों को पालने वाली आया, तथा बुढ़ापे में उनके लिए बोझ बन जाती है। अब शायद वो उनके लिए बोझ बन गई है। आंटी, आपकी सोच में डूब गई हैं, प्लीज़ चलिए ना। मैंने सुना है बहुत अच्छी मूवी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी, आग्रह करते हुए शमिता ने कहा। शमिता की आवाज़ सुनकर सुमन अतीत से वर्तमान में लौट आई। उसने दिलीप कुमार और वैजयंती माला द्वारा अभिनीत पुरानी देवदास भी देखी है, उपन्यास भी पढ़ा है। फिर शमिता ने दोबारा आग्रह करने पर वो मूवी देखने के लोभ को रोक नहीं पाई, तथा उसका आग्रह स्वीकार कर लिया। उसकी सहमति पाकर शमिता उसे तैयार होने का निर्देश देती हुई खुद भी तैयार होने चली गई। कैलाश जी अपने एक दोस्त के बेटे की शादी में गए हुए थे। जाना तो वो भी चाहती थी, पर उसी समय यहाँ भी उसकी सहेली की बेटी का विवाह पड़ गया। कैलाश जी ने कहा, मैं रवि के बेटे के विवाह में सम्मिलित होकर आता हूँ, तथा तुम यहाँ अपनी सहेली की बेटी के विवाह में सम्मिलित हो जाओ। कम से कम किसी को शिकायत का मौका तो न मिले। वैसे भी उन्होंने हमारे सभी बच्चों के विवाह में आकर हमारा मान बढ़ाया था, इसलिए दोनों जगह जाना आवश्यक है। कैलाश जी के ना होने के कारण अकेले बैठकर बोर होती रहती या व्यर्थ सीरियल्स में दिमाग खपाती रहती। अब इस उम्र में समय काटने के लिए इंसान करे भी तो क्या करे। ना चाहते हुए भी टीवी देखना एक मजबूरी सी बन गई है, या कहिए मनोरंजन का यही एक सस्ता और साधन रह गया है।
वरना छोटी होती जा रही इस दुनिया में आज किसी के पास दूसरे के लिए समय ही नहीं है। वैसे भी आज जब अपने बच्चों को ही माता पिता की परवाह नहीं रही है तो किसी दूसरे से क्या आशा करना। ऐसी स्थिति में जी रही है सुमन के लिए शमिता का आग्रह सुकून दे गया था। अतः थोड़े नानुकुर के पश्चात उसने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया था। तैयार होते हुए अनायास ही मन में गुजरे समय के विचार आने लगे। 4 बच्चों के रहते हुए भी वो दोनों अकेले ज़िंदगी जी रहे हैं। एक बेटा मनीष और बेटी कविता विदेश में है तथा 2 अंगद और कीर्ति यहाँ मुंबई और दिल्ली में हैं। 2 बार विदेश जाकर मनीष और कविता के पास भी वो रह आए थे, लेकिन वहाँ की भागदौड़ वाली ज़िंदगी उन्हें रास नहीं आई थी। विदेश की बात तो छोड़िए, अब तो मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों का भी यही हाल है। वहाँ भी पूरे दिन ही अकेले रहना पड़ता है। आजकल तो जब तक पति पत्नी दोनों ना कमाएं तब तक किसी का घर ही नहीं चलता है। भले ही बच्चों को आया के भरोसे क्यों न छोड़ना पड़े। एक उनका समय था जब बच्चों के लिए इंसान अपना पूरा जीवन ही अर्पित कर दिया करता था, पर आजकल तो युवाओं के लिए अपना करियर बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। माता पिता की बात तो छोड़िए, कभी कभी तो उसे लगता है आज की पीढ़ी को अपने बच्चों की भी परवाह नहीं है। पैसों से वो उन्हें सारी दुनिया खरीद कर तो देना चाहते हैं, पर उनके पास बैठकर प्यार के 2 मीठे बोल के लिए उनके पास समय नहीं है। बच्चों के पास मन नहीं लगा तो यहाँ कानपुर अपने घर चले आए। जब कैलाश जी ने इस घर को बनवाने के लिए लोन लिया था तब सुमन ने ये कहकर विरोध किया था कि क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो, बुढ़ापे में अकेले थोड़े ही रहेंगे, 4 बच्चे हैं, वो भी हमें अकेले थोड़े ही रहने देंगे। पर पिछले 4 वर्ष इधर उधर भटक कर अंततः अकेले रहने का फैसला कर ही लिया। किराए पर उठाया घर खाली करा कर रहने लायक बनवा लिया था। कभी बेमन से बनवाया घर अचानक बहुत अच्छा लगने लगा था। अकेलेपन से बचने के लिए पिछले 3 महीने पहले घर का एक पोर्शन किराए पर दे दिया था। आकाश और शमिता अच्छे लोग लगे। उनका एक छोटा बच्चा और इस शहर में नए नए आए थे। आकाश एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। उन्हें घर की और हमें अच्छे पड़ोसी की ज़रूरत थी तो उन्हें एक घर किराए पर दे दिया। अभी आकाश और शमिता को आए हुए हफ्ता भर भी नहीं हुआ था कि एक दिन शमिता ने आकर उनसे कहा, आंटी अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो बबलू को आपके पास छोड़ जाऊं, हमें कुछ आवश्यक काम से जाना है, जल्दी ही आ जाएंगे। उसका आग्रह सुनकर पता नहीं क्यों वो मना नहीं कर पाई। उस बच्चे के साथ 2 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। इस बीच ना तो वो रोया ना ही परेशान किया। उसने उस बच्चे के सामने अपने पोते के छोड़े हुए खिलौने डाल दिए थे। वो उनसे ही खेलता रहा। उसके साथ खेलते और बातें करते हुए उसे अपने पोते विक्की की याद आ गई। वो भी लगभग इसी उम्र का है। उस बच्चे में वो अपने नाती पोतों को देखने लगी। उस दिन के बाद तो नित्य का क्रम बन गया। जिस दिन वो नहीं आता वो स्वयं आवाज़ देकर उसे बुला लेती। बच्चा उन्हें दादी कहता तो मन भाव विभोर उठता। धीरे धीरे शमिता भी उसके साथ सहज होने लगी थी। कभी कोई अच्छी सब्जी बनाती तो आग्रह पूर्वक उसे दे जाती। एक दिन उसने उसे अपने पैरों में तेल लगाते हुए देख लिया तो उसने सुमन से तेल लेकर खुद उसके पैरों की मालिश कर दी। कभी कभी वह उसके सिर की मालिश भी कर दिया करती थी। कभी कभी उसे लगता इतना स्नेह तो उसे अपने बहू बेटों से भी नहीं मिला है। कभी वो उसके नज़दीक भी आए तो सिर्फ इतना जानने के लिए कि उनके पास कितना पैसा है तथा कितना उन्हें मिलेगा। आकाश भी ऑफिस से आकर उनका हालचाल अवश्य पूछता। बिजली पानी और टेलीफोन का बिल वही जमा कर दिया करता था। यहाँ तक कि बाज़ार जाते हुए भी वो अक्सर उनसे पूछने आता कि उन्हें कुछ मंगाना तो नहीं है। उनके रहने से उनकी काफ़ी समस्याएं हल हो गई थीं। कभी कभी उसे लगता अपने बच्चों का सुख तो उन्हें मिला नहीं, पर इस बुढ़ापे में भगवान ने उनकी देखभाल के लिए इन दोनों को भेज दिया है। कैलाश जी ने उसे कई बार समझाया कि किसी पर इतना विश्वास करना ठीक नहीं है, पर वो उनको ये कहकर चुप करा दिया करती कि आदमी की पहचान है मुझे, ये संस्कारी और सुशील लोग हैं, अच्छे परिवार से हैं, अच्छे संस्कार मिले हैं, वरना आज के समय में कोई किसी का इतना ध्यान नहीं रखता है। आंटी जी आप तैयार हो गई, आकाश ऑटो ले आए हैं। शमिता की आवाज़ ने सुमन को विचारों के बवंडर से बाहर निकाला। आजकल न जाने क्या हो गया है, उठते बैठते खाते पीते अनचाहे विचार आकर उसे परेशान करने लगे थे। हाँ बेटी बस अभी आई, कहते हुए पर्स में कुछ रुपए ये सोचकर रख लिए कि मैं बड़ी हूँ, आखिर मेरे होते हुए मूवी के पैसे वो लोग देंगे तो उचित नहीं लगेगा। आग्रह कर मूवी की टिकट के पैसे उन्हें पकड़ाए। मूवी अच्छी लग रही थी। कहानी के पात्रों में वो इतना डूब गईं कि समय का पता ही नहीं चला। इंटरवल होने पर उसका ध्यान भंग हुआ। इंटरवल होते ही आकाश उठकर चला गया तथा थोड़ी देर में
पॉपकॉर्न तथा कोका कोला लेकर आ गया। शमिता और उसे पकड़ाते हुए यह कहकर चला गया कि काउंटर पर पैसे बाकी उन्हें लेकर आता हूँ। मूवी प्रारंभ होने भी नहीं पाई थी कि बच्चा रोने लगा। आंटी मैं इसे चुप कराकर अभी आती हूँ कहकर शमिता भी चली गई। आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, पर दोनों में से किसी को भी ना लौटते देखकर मन आशंकित होने लगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो मुड़कर देखती, पर फिर ये सोच कर रह जाती कि शायद बच्चा चुप ना हो रहा हो, इसलिए वो दोनों बाहर ही रह गए होंगे। सच में छोटे बच्चों के साथ मूवी देखना कितना कठिन है, इसका एहसास है उसे। उसके स्वयं के बच्चे जब छोटे थे तब टॉफ़ी बिस्किट सब लेकर जाने के बाद भी कभी कभी इतना परेशान करते थे कि मूवी देखना ही कठिन हो जाता था। कभी कभी तो सैया कैलाश जी को उनको लेकर बाहर ही खड़े रहना पड़ जाता था। उन्होंने तो कुछ वर्षों तक मूवी देखनी ही छोड़ दी थी। यही सोचकर अनचाहे विचारों को झटक कर सुमन ने मूवी में मन लगाने का प्रयत्न किया। वो फिर कहानी के पात्रों में खो गई। अंत अच्छा था, पर फिर भी आंखें भर आईं। आंखें पोंछ कर वो इधर उधर देखने लगी। इस समय भी आकाश और शमिता को ना पाकर वो सहम उठी। काफ़ी दिनों से वो अकेले घर से बाहर नहीं निकली थी और डर भी लग रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे अकेला छोड़कर कहाँ गायब हो गए। बच्चा चुप नहीं हो रहा था तो कम से कम एक को तो अब तक उसके पास आ जाना चाहिए था। धीरे धीरे हॉल खाली होने लगा, पर उन दोनों का कोई पता नहीं था। घबराए मन से वो अकेली ही बाहर चल पड़ी। हॉल से बाहर आकर अनजान चेहरों में उन्हें ढूंढने लगी। धीरे धीरे सब जाने लगे। अंततः एक और खड़ी होकर वो सोचने लगी कि अब वो क्या करें, उनका इंतज़ार करें या ऑटो करके घर चली जाएं। माँ जी यहाँ किसका इंतज़ार कर रही हो? उसको ऐसे अकेला खड़ा देखकर वॉचमैन ने उनसे पूछा। बेटा जिनके साथ आई थी वो नहीं मिल रहे हैं। आपके बेटा बहू थे? हाँ, कुछ और कहकर वो बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहती थी। आजकल सब ऐसे ही होते हैं, बूढ़े माता पिता की तो किसी को चिंता ही नहीं रहती है, कहते हुए वो बुदबुदा उठा था। वो शर्म से पानी पानी हो रही थी, पर और कोई चारा ना देखकर तथा उसकी सहानुभूति पाकर हिम्मत बटोरकर कहा, बेटा एक उपकार करोगे? कहिए माँ जी, मुझे एक ऑटो रिक्शा बुला दे। उसने सुमन का हाथ पकड़कर सड़क पार करवाई और ऑटो में बिठा दिया। घर पहुंचकर जैसे ऑटो से उतरकर दरवाजे पर लगे ताले को खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो खुला ताला देखकर वो हैरान रह गईं। वो हड़बड़ाकर अंदर घुसी तो देखा अलमारी खुली पड़ी है तथा सारा सामान जहाँ तहाँ बिखरा पड़ा है। लाखों के गहने और कैश गायब हैं। मन कर रहा था कि खूब ज़ोर ज़ोर से रोएं, पर रोकर भी क्या करती। उसे शुरू से ही गहनों का शौक़ था। जब भी पैसा बचता उससे वो गहने खरीद लाती। कैलाश जी जब कभी उसके इस शौक़ पर हंसते तो कहती, मैं पैसा व्यर्थ नहीं गंवा रही हूँ, कुछ ठोस चीज़ ही खरीद रही हूँ, समय पर काम आएगी। पर समय पर काम आने के बजाय उन्हें तो कोई और ही ले भागा। कीर्ति के दिए 50,000 रुपये उसने अलग से रखे थे। घर में कुछ काम करवाया था और अभी कुछ होना बाकी था। उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस देना था। कैलाश जी ने उन रुपयों में से उसे देने के लिए कहा तो उसने ये कहकर मना कर दिया कि वो इनसे अपने लिए कान की नई डिज़ाइन के बुंदे खरीदेगी। कॉन्ट्रैक्टर को देने के लिए जाने से पहले ही कैलाश जी ने 1 लाख रुपए बैंक से निकलवाए थे, पर वायदा करने के बाद भी निश्चित थी। पर कॉन्ट्रैक्टर न काम के लिए आया और न ही पैसे ही ले गया। वो पहले भी 1-2 बार ऐसा कर चुका था। जब भी ऐसा होता वो मज़दूरों का रोना लेकर बैठ जाता कि काम करने के लिए मज़दूर ही नहीं मिल रहे हैं। उसने अपनी सहेली की बेटी की शादी में पहनने के लिए बैंक के लॉकर से गहने निकलवाए थे, पर कैलाश जी के भी उसी समय विवाह में जाने के कारण वो उन्हें वापस नहीं रख पाई थी। सब एक झटके में चला गया था। जहाँ कुछ देर पहले वो आकाश और शमिता के बारे में सोच कर परेशान थी, वहीं अब इस नई आई मुसीबत के कारण समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। फिर ये सोचकर कि शायद बच्चे के कारण आकाश और शमिता अधूरी मूवी छोड़कर घर न आ गए हों, उन्हें आवाज़ लगाई। कोई आवाज़ न पाकर वो उनके पोर्शन की ओर गई। वहाँ उनका कोई सामान न पाकर घबरा गई। खाली घर पड़ा था, बस उनका दिया पलंग और एक टेबल, 2 कुर्सी पड़ी थी। किचन का तो वैसे भी उनके पास ज़्यादा सामान नहीं था। कपड़ों के अतिरिक्त बर्तन के नाम पर उनके पास एक कुकर, कढ़ाई तथा 2-4 प्लेटें, कुछ कटोरी और ग्लास ही थे। राशन का सामान भी पॉलीथीन में रखा देख एक बार उसने पूछा तो शमिता ने झिझकते हुए कहा था, आंटी इनकी नई जॉब है, ज़्यादा कुछ खरीद नहीं पाए हैं, इन्हीं बर्तनों से काम चला लेती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे सब आ जाएगा, कहते हुए उसने उनका मनोबल बढ़ाया था। तो क्या ये सब उन्होंने किया था?
अविश्वास से सुमन ने स्वयं से ही पूछा। उसे याद आया वो पल जब वो शादी में सम्मिलित होने के लिए निकल रही थी। तब आदतन उसने शमिता को आवाज़ लगाकर घर का ध्यान रखने के लिए कहा। तब उसने हसरत भरी नज़र से उसे देखते हुए कहा था, आंटी बड़ा सुंदर हार है, पूरे 2 लाख का हीरे जड़ित हार है। तब उसने बिना कुछ सोचे समझे गर्व से कहा था। अब वो पछता रही थी। उन्हें कैश और गहनों के बारे में सब पता था, तभी शायद उन्होंने ये साजिश रची थी। विश्वास न होने के बाद भी सारे सबूत उनकी ओर ही इशारा कर रहे थे। अब चोरी से भी ज़्यादा दुख तो उसे इस बात का था कि जिन पर उसने विश्वास किया उन्हीं ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा। गलती उनकी नहीं उसकी थी, जो कैलाश जी के बार बार समझाने के बाद भी वो उनकी मीठी बातों में आ गई। अब पूरी तस्वीर एकदम साफ नज़र आ रही थी। मूवी देखने का आग्रह करना, बीच में उठकर चले जाना, सब कुछ उसके सामने किसी फिल्म की तरह घूम रहा था। कितने शातिर ठग थे वो, किसी को शक न हो इसलिए इतनी सफाई से पूरी योजना बनाई। उसे मूवी दिखाने ले जाना भी उसी योजना का हिस्सा था। उन्हें पता था कि कैलाश जी घर पर नहीं है। इतनी गर्मी में कूलर एवं एसी की आवाज़ में आस-पास में किसी को भी सुनाई नहीं देगा और वो आराम से अपना काम कर लेंगे तथा भागने के लिए भी समय मिल जाएगा। कहीं कोई चूक नहीं, शर्मिंदगी या डर नहीं था। आश्चर्य तो इस बात का था, आदमी के पहचान का दावा करने वाली सुमन को इतने दिन उनके साथ रहने के बाद भी कभी उन पर शक क्यों नहीं हुआ। खुद को संभाल कर कैलाश जी को फ़ोन किया। घटना की जानकारी देते हुए वो रोने लगी थी। उसे रोता देखकर उन्होंने उसे सांत्वना देते हुए पड़ोसी वर्मा जी के घर जाकर सहायता मांगने के लिए कहा। वो भागती हुई बगल में रहने वाली राधा वर्मा के पास गईं। राधा वर्मा को सारी स्थिति से अवगत कराया तो उसने कहा, कुछ आवाज़ें तो आ रही थीं, पर मुझे लगा कि शायद आपके घर में कुछ काम हो रहा है, इसलिए ध्यान नहीं दिया। भाभी जी, अब जो हो गया सो हो गया। परेशान होने या चिंता करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे तो चोरी किया गया सामान मिलता नहीं है, पर कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। चलिए थाने पर FIR लिखवा देते हैं। वर्मा साहब ने सारी बातें सुनकर उससे कहा। पता नहीं वर्मा साहब की बातों में उसके लिए दुख था या व्यंग, पर वो ये सोच कर रह गईं कि जो सच है वही तो वो कह रहे हैं। अब ऐसे समय में 10 लोगों की 10 तरह की बातें तो सुननी ही पड़ेंगी। उनके साथ जाकर FIR दर्ज करवाई। पुलिस इंस्पेक्टर ने सुमन के बयान को सुनकर कहा, इस तरह के एक कपल की तलाश तो हमें काफ़ी दिनों से है। कुछ दिन पहले हमने पेपर में सूचना भी निकलवाई थी तथा लोगों से सावधान रहने के लिए कहा था, पर शायद आपने ध्यान नहीं दिया। वो कई जगह ऐसी चोरियां कर चुके हैं, पर किसी का भी बताया हुआ हुलिया किसी दूसरे से मैच नहीं करता। शायद वो अलग अलग जगहों पर अलग वेशों और अलग नाम के व्यक्ति बनकर रहते हैं। वो कई भाषाएं भी जानते हैं। क्या आप उनका हुलिया बता सकेंगी? कब से वो आपके साथ रह रहे थे? सुमन को जो जो पता था उसकी सारी जानकारी पुलिस को दे दी। पुलिस ने जिस ऑफिस में वो काम करता था वहाँ जाकर पता लगाया तो पता चला कि इस नाम का कोई आदमी उनके यहाँ काम ही नहीं करता। उसकी बताई जानकारी के आधार पर बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर भी उन्होंने अपने आदमी भेज दिए। पुलिस ने घर आकर मुआयना किया, पर कहीं कोई सुराग नहीं मिल पाया। यहाँ तक कि उनकी उंगलियों के निशान भी नहीं पाए गए। लगता है ये वही दंपति हैं जिसकी हमें तलाश है। बहुत ही शातिर चोर हैं, पर कब तक बचेगा हमसे। हम लोग कई बार सिविलियन से आग्रह करते हैं कि वो नौकर और किराएदार रखते समय पूरी सावधानी बरतें, उसके बारे में पूरी जानकारी रखें, जैसे वो कहाँ काम करता है, उसका स्थायी पता, फोटोग्राफ इत्यादि। पर आप लोग तो समझते ही नहीं हैं। जब घटना हो जाती है तब आते हैं। इंस्पेक्टर ने आक्रोशित स्वर में कहा था। इंस्पेक्टर साहब, हमारा सामान तो मिल जाएगा? इंस्पेक्टर की बातों का अनसुना कर सुमन ने पूछा। माँ जी, कोशिश तो कर रहे हैं, आगे ईश्वर की इच्छा। वैसे इतना कैश और गहनों को घर में रखने की क्या आवश्यकता थी? वो आपके किराएदार थे, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? इसका हमारे पास तो कोई प्रमाण नहीं है। इनकम टैक्स से बचने के लिए कैलाश जी ने कोई एग्रीमेंट ही नहीं करवाया था, उनसे किराए की रसीद भी नहीं लेते थे। थोड़ी सी परेशानी से बचने के लिए उन्होंने स्वयं को अपराधियों के हवाले कर दिया था। कुछ एडवांस देने के लिए अवश्य कहा था, पर जब उन्होंने असमर्थता जताई तो पता नहीं क्यों उनकी मजबूरी देखकर मन पिघल गया। उस समय यही लगा कि हमें पैसों की आवश्यकता तो है नहीं, हमें तो सिर्फ अपना अकेलापन बांटने या घर की रखवाली के लिए अच्छे लोग चाहिए। उनकी बातों से वो लोग अच्छे लग रहे थे। एक बच्चे वाला दंपति जोड़ा था, संदेह की कोई बात ही नज़र नहीं आई। अतः ज़्यादा जांच पड़ताल किए बिना उन्हें रख लिया।
उन्होंने जो बताया वही सच मान लिया। यही तो गलती करते हैं आप लोग, बिना एग्रीमेंट करवाए किराएदार रख लेते हैं। एग्रीमेंट करवाया होता तो उसमें सब कुछ लिखा होता। अब किसी के चेहरे पर तो लिखा नहीं रहता कि वो शरीफ है या बदमाश। वो तो भला है कि आप सही सलामत हैं, वरना ऐसे लोगों को अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसी का खून भी करना पड़े तो पीछे नहीं हटते। उसे चुप देखकर इंस्पेक्टर ने कहा। इंस्पेक्टर की कड़वी बातें सुनकर भी वो चुप रहीं। सचमुच परिस्थितियाँ कभी कभी अच्छे भलों को बेवकूफ़ बना देती हैं। भरे मन से घर लौट आईं। दूसरे दिन कैलाश जी भी आ गए। उन्हें देखकर वो रोने लगीं। उसको रोता देखकर कैलाश जी ने उससे कहा, जब मैं कहता था कि किसी पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए तब तुम मानती नहीं थी। उन्हीं के सामने अलमारी खोलकर रुपये निकालना रखना सब तुम ही तो करती थी। मुझे ही क्यों दोष दे रहे हो? आप भी वो बैंक से पैसा निकलवाने के लिए चेक उसी को देते थे। उसने झुंझलाकर उत्तर दिया। कई दिन बीत गए पर उनका कोई सुराग नहीं मिला। कभी सोचती तो उसे एकाएक विश्वास ही नहीं आता कि वो इतने दिनों तक झूठे और अपराधी लोगों के साथ रहती रहीं। वो ठग थे, तभी तो पिछले 2 महीने का किराया ये कहकर नहीं दिया था कि ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, अतः वेतन नहीं मिल रहा है। उसने भी ये सोचकर कुछ नहीं कहा कि लोग अच्छे हैं, पैसा कहाँ जाएगा, मिल ही जाएगा। वास्तव में उनका स्वभाव देखकर कभी लगा ही नहीं कि इनकी नीयत ठीक नहीं है। पर न जाने क्यों सब कुछ जानते बूझते हुए भी सुमन अब भी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि दुनिया में उन जैसे दोहरे स्वभाव वाले शालीनता का मुखौटा पहने लोग भी होते हैं। कितना शालीन और सौम्य व्यवहार था उनका। जितना सेवा भाव शमिता में था उतना ही आकाश में भी था। जब कभी वो अपने बेटे बहू से उनकी तुलना करती तो मन अजीब सा हो जाता था। समझ में नहीं आता था कि उनकी परवरिश में कहाँ कमी रह गई कि जो उनके बच्चों ने उन्हें एकदम भुला दिया है। वहीं इन अजनबी लोगों ने उन्हें वो प्यार और सम्मान दिया जो वो अपने बच्चों से पाना चाहती थी। क्या कोई किसी की इतनी सेवा या ख्याल रखने का नाटक भी कर सकता है? वो तो ये सोचकर खुश होती रही थी कि अभी भी ऐसे लोग इस धरती पर मौजूद हैं जो अपने माता पिता की तरह ही दूसरों का ख्याल रख सकते हैं। पर इतने सौम्य चेहरों पर का इतना घिनौना रूप भी हो सकता है, कभी मन मस्तिष्क में भी नहीं आया। मुंह में राम और बगल में छुरी वाला मुहावरा शायद ऐसे लोगों को देखकर ही किसी ने कहा होगा। आश्चर्य तो इस बात का था, इतने दिन साथ रहने के बाद भी उसे कभी उन पर शक नहीं हुआ। उसने अखबारों टीवी में उनकी तरह अलग अलग रह रहे वृद्धों के लूटे और मारे जाने की घटनाएं पढ़ी और सुनी थीं, पर उसके साथ भी कभी कुछ ऐसा ही घटित होगा उसने सोचा ही न था। आज जब स्वयं पर पड़ी तो समझ में आया कि उनके जैसे लोग असुरक्षा की भावना से पीड़ित दूसरों में अपनों को ढूंढते वृद्धों को आसानी से बेवकूफ़ बना लेना ऐसे लोगों के लिए कितना आसान है। अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इस हद तक गिर चुके लोगों के लिए ये मात्र एक खेल ही हो, पर किसी की भावनाओं को कुचलते तोड़ते मरोड़ते उनकी संवेदनशीलता और भोलेपन का फ़ायदा उठाकर उन्हें ज़रा भी लज्जा नहीं आती। आखिर सुमन और कैलाश जी जैसे वृद्ध जाएं तो जाएं कहाँ? क्या किसी को अपना समझना या उसकी सहायता करना अनुचित है? किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते इन जैसे लोग ये क्यों नहीं सोच पाते कि एक दिन बुढ़ापा उनको भी आएगा? वैसे भी उनका ये खेल आखिर चलेगा भी तो कब तक चलेगा? क्या झूठ और मक्कारी पर खड़ी की गई दौलत पर सुकून से जी पाएंगे? क्या संस्कार दे पाएंगे अपने बच्चों को? घंटे की आवाज़ के साथ सुमन उठ गई। घर की साफ सफाई करने वाली आ गई थी। दरवाज़ा खोलकर वो कैलाश जी के कमरे में गई। वो सो रहे थे। फिर किचन ये सोचकर वो चाय बनाने लगी कि अब उन्हें उठा ही देना चाहिए, किंतु फिर भी मन में चलता बवंडर उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। बार बार एक ही प्रश्न उसके दिमाग में घूम रहा था। इंसान आखिर भरोसा करे भी तो किस पर करे? जिसको अपना माना अपना समझा वही पीठ में छुरा भोंक दे, विश्वासघात कर दे तो इंसान करे भी तो क्या करे? तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।